मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। आवाज स्लो है। हेलो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। Difference between exploratory and descriptive research. मैम पेज नंबर एक बार बोल दीजिएगा। Descriptive and exploratory research form a difference per se. Second और third last page होगा। हम लोग बेसिकली देख रहे थे क्या रिसर्च डिजाइन दोनों का डिफरेंस, उसके बाद क्या कैसे जो सिनॉप्सिस वगैरह लिखते हैं वो है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। लास्ट क्लास में आप थे, अब आवाज आ रही है? यस मैम। लास्ट क्लास में थे आप? कौन सा टॉपिक था बता दूंगा मैं। वही तो डिफरेंस बता रहे थे और सिनॉप्सिस वगैरह। डिफरेंस में तो मैं था। डिफरेंस था सिनॉप्सिस वगैरह जो उसी में आके डिस्कस किया था। सिनॉप्सिस में भी था मैं। हाँ तो उसी के आगे बस वही डिस्कस करें तो लास्ट क्लास में। मैम कोई क्लास नहीं कर रहे हैं क्या? पता नहीं, लास्ट क्लास में रवि और पल्लवी थे, आप थे। अभी तो कोई ज्वाइन नहीं किया आज, पता नहीं। मैम असाइनमेंट आया हुआ हम लोग का। किस चीज का असाइनमेंट? आईमा के थ्रू जो आता। अच्छा शेयर कर, रिसर्च डिजाइन का इस पेपर का है। यस मैम सब पेपर का होता है। हाँ तो क्या है मुझे बताओ तो, मुझे तो नहीं मिला है। वो मुझे हम लोग को ना बनाने के लिए मिला, तो आप लोग को खैर मैं मुझे शेयर कर दूंगा आपका। हाँ मुझे बताना क्या है, किस तरह के यस मैम। मतलब क्या है, पूरा ओवरऑल सिलेबस का कवर किया गया है या फिर बस? पूरा ऑल ओवर सब्जेक्ट जितना भी है वो सबका ऑब्जेक्टिव 2 असाइनमेंट है 2020 क्वेश्चन का। अच्छा ऑब्जेक्टिव है। यस मैम। देन थोड़ा रिलैक्स भी होंगे आप लोग। मैम एक और बात पूछनी थी मैम, इंटरनल एग्जाम के लिए आप मीटिंग हुई क्या आप लोग? हाँ इंटरनल एग्जाम तो होना है बट अभी आपके बारे में तो कुछ नहीं, एक ही का डिस्कशन जो डिस्कशन हुआ था वो एक ही से रिलेटेड था। तो बट मैम सबका ना होगा इंटरनल सबका एग्जाम होगा होगा तो। बट मतलब उन लोगों का थोड़ा पहले होगा, उसके बाद बाकी जो भी है उनका होगा, पीपीयू का फिर आयमा का आपका उसके बाद होगा। बट तो हाँ वो भी तो। हो सकता है अभी ही आ जाए, मतलब तो जून। मैम इंटरनल एग्जाम तो ऑनलाइन ही होगा अब। हाँ ऑनलाइन ही होगा, तो ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव ही ना होगा हाँ मैम? हाँ हाँ ऑब्जेक्टिव ही होगा।
तो नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा मैम? नंबर ऑफ क्वेश्चन तो अभी एग्जैक्टली हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा नहीं है, बट हाँ रहेगा ही, जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग। मैम मिनिमम कितना होएगा? मिनिमम 15-20 तो होना ही चाहिए, उससे तो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा ना, और सब्जेक्टिव तो नहीं रहेगा? सब्जेक्टिव नहीं रहेगा। जितना पढ़ाए रहे उतना ही कि और भी मतलब पूरा बुक जो सिलेबस नहीं, जो पढ़ाई है वही होना चाहिए ना। है ना? बट आप लोगों का ये जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है वो आइमा के थ्रू कब होने वाला है, ये बताओ पहले। क्या मैम? आइमा के थ्रू जो एग्जाम होने वाला है वो कब होने वाला है? वो आइमा का तो असाइनमेंट आ गया है, 2 आ गया है, 2 और आएगा। हाँ, तो कब तक एग्जामिनेशन ऐसे? तो इसका टाइम अच्छा दिया है, और लगता है कि जुलाई में ही होगा, फर्स्ट वीक में। जुलाई फर्स्ट वीक? फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक तो होगा ही। सेकंड सेमेस्टर का? यस मैम, सेकंड सेम। बहुत ज्यादा लेट से शुरू हो गया आप लोगों ने पढ़ना पर। लेट से कॉलेज से स्टार्ट हुआ मैम एग्जाम। ज्वाइन करने वाले हैं। अब कोई ज्वाइन ही नहीं करेगा। चलो ठीक, जो करेंगे वही। इसमें हम लोग देख रहे थे, हाँ देखिए ये जो स्टेप्स हम लोग कर रहे थे, हाउ टू प्रिपेयर द सिनॉप्सिस, जो रिसर्च डिजाइन का एक क्या कहा जाए, एक रिटन फॉर्म होता है। आप रिसर्च कैसे करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, क्या क्या परफॉर्म करेंगे उसमें, और जो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर होगा आपके स्टडी का वो कैसा होगा, ये डिफाइन करता है। ठीक है, यस इसमें हम लोग एग्जैक्टली शुरू में क्या करते हैं, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव जो हम डिफाइन करने वाले हैं, उस प्रॉब्लम को बस वर्ड्स में, डेटा के टर्म में जितना मॉडिफाइड होगा सारा मैम। मॉडिफाइड। सिनेप्सिस तो सिनोप्सिस तो मैम उसको बोलते हैं ना, रिसर्च करते हैं जो डिजाइन को। हाँ हाँ, रिसर्च हम लोग पढ़ के तो वही रहा ना। रिसर्च यस मैम। जो करने वाले हैं उसका एक फ्रेमवर्क जो तैयार होता है, यस मैम। एक स्ट्रक्चर, एक प्रोसेसिंग, जो मेथोडोलॉजी है आप फॉलो करने वाले हैं, क्या क्या एग्जैक्टली परफॉर्म करने वाले हैं, वो सारा एक फॉर्म में लिखना ही आपका सिनॉप्सिस प्रिपेयर करना है। कैसे करोगे, क्या करोगे, क्यों करोगे, वो सारा लॉजिकल इलॉजिकल टर्म्स सारा कुछ इसमें डिफाइन होगा। सो वही चीज है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। ऑब्वियसली डिफाइनिंग द प्रॉब्लम करने के पहले आपको पता है ये सारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जितना उससे रिलेटेड स्टडी है, सब कुछ आपको करना होगा, सब आपको देखना होगा, सब आपको पढ़ना है। फिर आपको अपना जो काम उसमें नहीं हुआ है वो करना है, रिपीटेड वर्क नहीं करना। दैट मीन्स अगर आप उससे रिलेटेड जितना भी टर्म्स है, जितना भी रिसर्च ऑलरेडी किया जा चुका है, उसको आपको पूरे अच्छे से पढ़ना है। उससे जो इंफॉर्मेशन होता है आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और आपको बताना पड़ेगा कि आपने इससे ये इंफॉर्मेशन लिया है, इस लिटरेचर से ऐसा टर्म्स यूज किया है, इसके रेफरेंस में ऐसा लिया है, ये सारा कुछ बताना होगा। और आप उसका हेल्प ले सकते हैं, ये इसलिए करते हैं। और डुप्लीकेसी ना हो, मतलब जो Yes, ma'am. ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो टर्म्स रिसर्च किया हुआ है, एग्जैक्टली वही चीज आपको नहीं करना दोबारा। तो ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम ये देखते हैं। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड मेथोडोलॉजी में ये आ जाता है कि आप क्या क्या प्रोसेस किस टर्म से कैसे डिफाइन करने वाले हो, किस मेथड को यूज करने वाले हो, कैसे हाइपोथेसिस को टेस्ट करने वाले हैं, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, किसके बेसिस पे स्टडी करने वाले हैं, सारा कुछ इसमें बताएंगे। डिस्कशन ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। यस मैम। और कौन सा रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, कैसा रिलेशनशिप है बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, ये सोर्स ऑफ डेटा, ये सारा कुछ आपको बताना होगा। सो ये सारा डिस्क्रिप्शन आप देंगे इस स्टेप में। देयर आफ्टर ये सारा कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ जब हमें मिल गया है, देन वी आर गोइंग टू एनालाइज द डेटा। इस एनालिसिस के बाद हमें जनरल कंक्लूजन निकालना है। यस मैम। एनालिसिस हो गया, जैसे मान लो यस मैम। देखते हैं कोई एक पर्टिकुलर लॉ,
ये लॉ है ऐसा है, कुछ पर्टिकुलर फॉलो करता है, जैसे x1 इज ट्रू फॉर दिस केस, x2 इज ट्रू फॉर दिस केस। तो इस तरह से हम जनरलाइज कर लेंगे उस रिजल्ट को। जैसे ये यहाँ के स्टूडेंट है, दूसरे भी यहाँ के हैं, थर्ड भी यहाँ के हैं, तो हम अपना जनरल सब कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये भी जो है वो ऐसा फॉर्म है। जैसे आप एक मैथमेटिक्स अगर पढ़े हो कभी, तो एक मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आता है, पढ़े हो कभी इंटरमीडिएट में, मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें कहा जाता है x1 is true for this, it is true for 1, it is true for 2, so it is always true for all values of n। so ये जनरल कंक्लूजन टाइप का होता है, मतलब 2 4 10 का स्टडी किया, जैसे 10 बीमार लोगों में ये लक्षण मिला है, ऐसा ऐसा कुछ है, ऐसा सिम्टम्स है, तो ऐसा इसको ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज हुआ, तो वो जनरल कंक्लूजन जो आता है वो इसी के बेसिस पे होता है जो सिम्टम्स बता रहा है, ठीक है। तो ये जनरल कंक्लूजन। इसके बाद जब इतना कुछ हम कर लिए, ये तो हमारा वही चीज है, ये सारा स्टेप्स जो है जो हम लोग फॉलो करते हैं सिनॉप्सिस में। फिर इसके बाद हाँ फाइनली बिब्लियोग्राफी, अपेंडिसेस, ये सारा टर्म लास्ट में डाला जाता है। ये आपका जो भी टर्म क्या बोला जाए, जो सिनॉप्सिस लिखते हैं आपने कितना क्या क्या टर्म्स यूज किया, क्या क्या वो है की टर्म्स जो यूज किया, वो अपेंडिसेस में सारा डिस्क्रिप्शन, टेबल और वो सब जो आप यूज कर रहे हैं वो सारा का डिस्क्रिप्शन, रेफरेंसेस, ये सारा कुछ दिया जाता है, ठीक है। इतना करने के बाद जो हम लोग यूज करते हैं, जो कॉमन रिसर्च में हम मैनेजमेंट में जो बेसिकली बता रहा है ये यूज करते हैं, वो इस तरह का मॉडल यूज किया जाता है। जैसे पहला इंट्रोडक्शन, जो आप स्टडी करने वाले हो उसका एक ओवरव्यू, जैसे आप में स्टडी करने वाले हो इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो ये इंट्रोडक्शन उसमें कैसा है, इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब वगैरह जो डिस्क्रिप्शन देना हो आपको वो दोगे। फिर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करोगे, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, हाइपोथेसिस सेटअप करोगे, देन उसके लिए जो मॉडलिंग यूज होना है वो मॉडलिंग यूज करोगे। तो बेसिकली यही हम लोग यूज करते हैं इन मार्केटिंग, जो हमारे लिए काम का है। वैसे ये साइंटिफिक फॉर्म हो जाता है, वो पूरा फ्रेमवर्क डिफाइन कर देता है, तो हमें यूज करना है वो ये स्टेप याद रखिएगा, और इसी सीक्वेंस में, ऊपर नीचे नहीं लिख सकते, ठीक है। यस मैम। अब इसमें देख लो कुछ क्वेश्चन का आंसर। State whether the following statement are true or false. Literature survey is one of the methods of descriptive research. ये descriptive research का है या फिर exploratory research का है? मैम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का है। That means this is false. False. Descriptive research is generally conducted to answer the question when, why, where, what. Yes. True. True. Right. ठीक है, बस इतना ही था। सीधा सम अप करके लेसन एक्टिविटी, कीवर्ड्स हम लोग पढ़ चुके हैं सारा था, ठीक है। इसका आई थिंक क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका तो बहुत पहले ही आई थिंक, है ना। यस मैम। इसके बाद हम लोगों को देखना था सेकेंडरी डेटा। इसमें से कहीं से कुछ पूछना है पूरे में? लंबा चौड़ा तो हो ही चुका है ना इस पे। यस मैम। चलो तो हम लोग देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सेकेंडरी डेटा। मैंने इसके बाद वाला लेसन आप लोगों को भेजा है क्या मैम? सेकेंडरी डेटा का? यस मैम। पीडीएफ भेजा है मैंने आपको? नो मैम। नहीं ना, आप भी देख लो। आपके ग्रुप में शेयर कर दिया है। यस मैम। इसके बाद का एक्सरसाइज आपका यही है, और यहाँ से कंप्लीटली स्टैटिस्टिकल वर्क है। अभी तक जो पढ़ रहे थे ना थोड़ी था, और ये पूरा अब डेटा के टर्म में बात करेगा, जो भी है इन टर्म्स ऑफ डेटा। मतलब हम लोग के पास जितना इंफॉर्मेशन है
दैट ऑल इंफॉर्मेशन इज इन डेटा फॉर्म, और उसी डेटा को हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसके बेसिस पे आपका हाइपोथेसिस सेटअप होगा, जिसके बेसिस पे आप हाइपोथेसिस टेस्ट करने वाले हैं, जिसके बेसिस पे सारा रिसर्च वर्क एग्जैक्टली होने वाला है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट से पढ़ा भी था, सॉरी डिस्कशन किया था ना, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। यस मैम। सो प्राइमरी डेटा जो था वो हम लोगों ने जो है घर जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, और वो इसकी बात है। तो ये बेसिकली सेकेंडरी डेटा की बात कर रहा है। सेकेंडरी डेटा क्या है, मतलब हमारे पास डेटा है, कैसे कलेक्ट हुआ उसकी बात नहीं कर रहा है। मतलब एक सोर्स ऑफ डेटा जो भी है वो पता है, एक इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा मिल गया हमारे पास। सपोज मिनिस्ट्री से कोई डेटा मिला और मिनिस्ट्री में ही काम है, तो ऑब्वियसली वो इंटरनल डेटा हो जाएगा। इंटरनल सेकेंडरी डेटा ही होगा, क्योंकि हर इंसान से एक इंसान से पूछ के नहीं दिया गया है, और जहाँ पूछ के आप डेटा नहीं ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस दैट इज सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा। देखो यहाँ पे लिखा है दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। सेकेंडरी डेटा आर स्टैटिस्टिक्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो आपको फ्रेम अप नहीं करना, वो ऑलरेडी है, आप उसको बस गैदर कर रहे हो और इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो। ठीक है, they have been gathered not for immediate use. आपने उसे अपने काम के लिए स्पेशली गैदर नहीं किया है। ठीक है, वो कंपाइल डेटा है, अब आपको बस उससे लेना है। देखो, those data have compiled by some agency other than the user, then आप सेकेंडरी डेटा बोल रहे हैं। मैंने क्या कहा था, आप हॉस्पिटल जा रहे हो, खुद ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, खुद अगर बात कर रहे हो पेशेंट से, सबका रिकॉर्ड रख रहे हो, तब वो प्राइमरी डेटा है। आपने हॉस्पिटल से रिकॉर्ड ले लिया, हॉस्पिटल का डेटा उसके एक्सेल शीट से ले रहे हैं, देन दैट इज सेकेंडरी। अदर दैन यूजर, कोई भी अदर दैन यूजर हो सकता है, दैट मे बी गवर्नमेंट, दैट मे बी एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी एजेंसी और व्हाटएवर। ठीक है, सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा की बात कर रहे हैं। इंटरनल डेटा मैंने अभी एक सिंपल वर्ड में आपको कहा, वही चीज है जो आप मिनिस्ट्री का डेटा है, गवर्नमेंट खुद अपने प्लान के लिए इस्तेमाल कर रही है, देन दैट इज नोन एज इंटरनल डेटा। इंटरनल डेटा, हाँ, मतलब गवर्नमेंट जो भी इस्तेमाल कर रही है अपने पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के लिए, लेबर मिनिस्ट्री वाले यूज कर रहे हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वाले अपने वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डेटा का यूज कर रहे हैं, देन दैट इज इंटरनल डेटा। अगर वही चीज हम बाहर से ले रहे हैं, then that is external data. जैसे हमें पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जानना है, ठीक है, सेंसस से हम डेटा ले रहे हैं। सेंसस किसने किया है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, वो डेटा हम ले रहे हैं, दैट मीन्स हम एक्सटर्नल डेटा ले रहे हैं। किसी और का प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, किसी और का कॉमर्शियल बेसिस का कोई भी डेटा, आपके कॉलेज का डेटा अगर हम एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं, उसका स्टडी कर रहे हैं, then that is external data for us. अगर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन यूज करता है, then that is internal data. ठीक है, तो ये सारा कुछ सेंसस ऑफ होलसेल ट्रेड, सेंसस ऑफ रिटेल ट्रेड, पॉपुलेशन सेंसस जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो अपना इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, किस तरह से कौन सा प्रोडक्ट बना रही है, वो सारा डेटा सब कुछ वही है। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है, सो हम लोग बेसिकली इधर प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा यूज करते हैं, बट मैनेजमेंट में आई डोंट थिंक कि हमेशा प्राइमरी डेटा लेना पॉसिबल है। सो मैक्सिमम केसेस में आपको सेकेंडरी डेटा ही लेना पड़ेगा। So those techniques involve data collection on commercial basis. Data collected by the method is sold on interest, client on payments. देखो, data collection आपके लिए किया भी जा सकता है on payment आप करें तो। बहुत सारी कंपनीज आपको डेटा तब देगी जब आप उनको पे करोगे, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन देगी ही नहीं। किसी स्टडी के लिए अगर आप मांगो तो नहीं देगी। जैसे हम लोगों ने 3-4 साल पहले एक स्टडी किया था वाटर फैक्ट्री का प्रोडक्शन कैसा है, क्या रिस्पॉन्स है उस पर, तो वो डेटा गवर्नमेंट ने, मतलब नॉट गवर्नमेंट, वाटर फैक्ट्री वाले नहीं दे रहे थे। तो जब तक उनको अपना प्रॉफिट नहीं हो
या फिर अपना हो सकता है अपने इंटरेस्ट मतलब अपने प्रॉफिट के लिए हो सकता है वो डेटा सेल कर सकते हैं। तो अगर उनको इंटरेस्ट है तो वो दे सकते हैं, नहीं है तो वो डायरेक्टली मना कर देंगे। बहुत सारा कंपनीज का होता है हम अपना डेटा क्यों किसी और को डिस्कस करने दें, नहीं देंगे। सो वैसा केस भी हो सकता है। सो अब देखो यहाँ पे नेशनल रीडरशिप सर्वे एग्जाम्पल ऑफ, हाँ यहाँ पे जस्ट ऑन पेमेंट वाला केस है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, AC Nielsen, ORG Mark, IMRB. These organization provides NRS called National Readership Survey to the sponsor and advertising agencies. They also provide business relationship survey called BRS, which estimate the following. ये सारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेटा आपको प्रोवाइड करेगी अगर आपको इंटरेस्ट है ऑन पेमेंट, ठीक है। और ये सब जो एस्टिमेट करती है वो है रेटिंग, ये देखो बेसिकली रेटिंग प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, these people provide TRP रेटिंग, मेमोरी टेलीविजन रेटिंग जो भी है इसके बेसिस पे देता है। अब देखिए ये जो स्टडी करके देता है, जैसे कभी कभी होता है ना कि मान लीजिए आपको स्टडी करना है, डेटा इंफॉर्मेशन चाहिए और आप जानना चाहते हैं कि व्यूअर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जब आप ये जानना चाहेंगे तो आपका डेटा कलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो कौन सा चैनल पॉपुलर है, हमें ये जानना है, तो हर चैनल वालों का ये इंटरेस्ट होगा। और वो स्टडी अगर करती है कोई भी कंपनी, एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन जो भी, तो वो क्या करेगी, जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तब तक वो आपका इंटरेस्ट रेट बताने वाली नहीं है कि कैसा रेटिंग है, क्या है, नहीं है। तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा तब वो बताएगी, या फिर आप उनसे डेटा ले लो, किसी और से स्टडी करा लो, तब आप उसके बेसिस पे बता सकते हैं कि आपकी कंपनी का जो रेट है, इंटरेस्ट है, वो क्या है। तो ये चीज़ हम लोग स्टडी कर सकते हैं। वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसके बेसिस पे काम करती है, बहुत सारा है फिर भी नहीं देता है। जैसे देखिए TRP रेटिंग, व्यूअरशिप फिगर्स, डुप्लीकेशन बिटवीन प्रोग्राम्स। जैसे कभी कभी होता है एक ही सीरियल का कोई पर्टिकुलर रोल, मूवीज वगैरह देखोगे तो रिपीटेड सीन्स मिलता है, पता है कहीं से कॉपी किया हुआ है। कभी ये देखा है एक ही Yes, चीज ma'am. है जिसको आजकल प्लेजियरिज्म बोलते हैं। Yes. तो वो डुप्लीकेशन है, क्या है आपका चीज कहीं मतलब आप अगर मान लीजिए हम सबसे पहले ऐसा कुछ काम किए थे जो ओरिजिनल काम है, जो रिसर्च में भी मैंने कहा था आपको, लिटरेचर रिव्यू जो हम लोग करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हमें जो हमने स्टडी किया है, जो पास्ट में स्टडी हो चुका है, वो स्टडी आप नहीं कर रहे हैं, उससे कुछ आपको इनोवेटिव आइडिया जनरेट करो और कुछ नया स्टडी करो, ये आपका काम होना चाहिए। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं, मतलब आप ऑलरेडी कर चुके हो वही चीज रिपीटेडली कर रहे हो, उसी फैक्ट्स को किसी और वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहे हो, या फिर कुछ उसको टर्मोइल करके कुछ कुछ बता रहे हो, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ देखिए, some of the interesting studies made by IMRB and SNAP, study of nation's attitude and awareness program. In this study, various group of India's population and their lifestyles, attitudes of Indian housewives
वेल इन डिटेल। देखो ये सब स्टडीज जो हम लोग करते हैं ना, ये कुछ एजेंसीज है जो स्टडी करती है और आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो अपने काम के लिए बाय डूइंग सम पेमेंट। जैसे मान लो कभी कभी होता है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एजेंसी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे मान लीजिए आपको डिटेक्टिव का जरूरत है तो डिटेक्टिव हायर करते हो, वो काम अपना करेगा, आप पे कर रहे हो, वो अपना काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा और इंफॉर्मेशन का मार्केटिंग हो रहा है। वो स्टडी करेगा, वो डेटा कलेक्शन उसका काम है, स्टडी करेगा वो, आप उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं फॉर योर ओन डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसमें बेसिकली होता है। जो कि there are also some called FSRP who covers children in the age group। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एजेंसी ये भी है जो डेमोग्राफिक स्टडी कर रही है और साइकोग्राफिक्स पे जो चिल्ड्रन का एटीट्यूड कवर है, चिल्ड्रन एज अ डिसीजन मेकर, रोल मॉडल्स ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, कौन कौन से रोल मॉडल्स हैं अभी इंडियन चिल्ड्रन के, ये सब पे एक स्टडी ही प्रोवाइड कर रही है। पॉकेट मनी और उसका यूजेस, मीडिया रिव्यू, favorite personalities and characteristic, brand awareness and advertising recalls, ये सारा एक टाइप ऑफ स्टडी है जो किया जा रहा है। इस पे तो खैर हम लोगों को बहुत कुछ नहीं करना। ये देखिए, सिंडिकेटेड डेटा में भी क्लासिफाई, कंज्यूमर परचेज डेटा। अब मान लो आप कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, चम्मच ही बना रहे हैं, ग्लास ही बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसका कंज्यूमर परचेज डेटा, कितने लोग हैं जो उसको खरीदते हैं, किस क्लास के लोग हैं, कहाँ रहने वाले लोग हैं, तो ये सब क्या टर्म है, डेटा ही स्टडी कर रहे हैं। रिटेल और होलसेलर डेटा, रिटेल में कितने लोग ले रहे हैं, होलसेल में कितने लोग ले रहे हैं, पर्टिकुलर किसी प्लेस का जो भी है वो। एडवर्टाइजिंग डेटा, ये सब है बस। अब इसी को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, कंज्यूमर परचेज डेटा और पैनल टाइप डेटा है क्या। So it is one of type of syndicated data and अच्छा पैनल्स याद है क्या था जो हम लोग स्टडी कर रहे थे, पैनल डेटा? वो सीक्वेंस जो होता है, वो जो डायरी रिकॉर्ड होता है मैम, जिसमें जो रिकॉर्ड जिसमें रहता है मैम, जो हम लोग स्टडी करके कंज्यूमर्स का ले रहे थे, यस रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन की तरह, मतलब जो होल डेटा है जिसके बेसिस पे हम स्टडी कर रहे हैं और जिसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन निकालने वाले जो टर्म्स हैं, जो पैनल्स। सो कंज्यूमर्स का एक पैनल है, members with this panel will be representative of the entire population। obviously हमारे पास सेकेंडरी डेटा है एक तो, और अगर वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ तो फिर तो किसी काम का ही नहीं है। प्राइमरी डेटा तो ले नहीं रहे, तो हमारे पास ये रिप्रेजेंटेटिव होना तो पहला कंडीशन है। प्रोडक्ट्स परचेज, सॉरी, पैनल मेंबर्स की डायरीज इन विच दे आर रिकॉर्ड ऑफ ऑल परचेजेस मेड बाय देम, जितने तरह का प्रोडक्ट यूज करते हैं सारे का रिकॉर्ड। क्या कुछ बोल रहे हैं? नो मैम। है ना, कीप डायरीज ऑफ ऑल द परचेजेस, all purchases made by them। Product purchases range from packaged food to personal care product, each and every panel, मतलब हर सेक्शन में डिवाइड कर दो, जैसे खाना खाना से लेके एजुकेशन, जो जो भी आपका एक्सपेंसेस है सबको फ्रैगमेंटेड कर दीजिए। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का आप डिटेल दे रहे हो, घर में कौन सा कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट केयर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कौन सा फूड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो सारे का रिकॉर्ड, ऑल ऑफ देम। ये डेटा हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द सेल एंड सेल ऑफ दैट प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का सेल इसके बेसिस पे ही आएगा, और ये चीज आपको बताएगी कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आपको कूपन वगैरह जो भी रिडीम्पशन का देना है वो कंपनी किस पे दे जिससे उसका सेल प्रमोट हो।
ये क्यों यूजफुल है? क्योंकि कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, दिस पैनल डेटा ऑल्सो प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू द रिपीट परचेजेस, इफेक्ट ऑफ फ्री सैंपल्स एंड कूपन रिडिम्पशन। कभी कभी कोई चीज प्रोडक्ट बहुत ज्यादा नहीं सेल होता है तो वहां पे कूपन दिया जाता है, देखते हो, और कोई चीज बहुत Yes, ma'am. ज्यादा सेल होने लगा तो फिर वो कूपन वाला जो प्रोविजन है हटा दिया जाता है, हटा देता है। हाँ नहीं मिलेगा आपको फिर कूपन वगैरह। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब हम लोगों को जो पैनल डेटा मिला उसके बेसिस पे हम वो यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, रिडीम्पशन कूपन जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो, या फिर कभी प्रमोट करना होता है तो फ्री सैंपल्स भी देते हैं। कभी यूज किया फ्री सैंपल्स? किसी शॉप वगैरह Yes, में ma'am. जाइएगा तो आपको बोलेगा कि हाँ ये आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करके Yes, ma'am. देखिए, सैशे में देता है। हाँ, और अगर अच्छा लगा, इफेक्टिव है तो आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। खुद ले लेकिन इसमें भी होता है, जो सैशे में देता है ना वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, और जो एक्चुअल प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा डेवलप हो जाता है। फिर ये भी है, पैनल हमेशा ये प्रोवाइड करता है टारगेट ऑडियंस को, तो ये चीज तो खैर वही है। अब देखो इसका लिमिटेशन क्या है, जब भी आप ऑफर दोगे, जितना भी कूपन दो, जितना भी फ्री सैंपल दो, जितना भी रिपीटेड परचेज आप कराने का कोशिश कर लो, जो लो इनकम ग्रुप है Yes. वो उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि अगर उनको इंटरेस्ट है भी तब भी ड्यू टू लैक ऑफ मनी, ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट, ड्यू टू, और हो सकता है उसके उनके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो जो वो करना चाहते हो, इसमें इन्वॉल्व ना होना चाहते हो, तो ये जो है वो उसमें नहीं आते। ये प्रोडक्ट कौन इस्तेमाल करेगा, जिसके पास वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, एक लेवल, स्टैंडर्ड लेवल ऑफ लिविंग के बाद ही इस्तेमाल कर रहा हो। कूपन है, रिपीटेडली अगर हम मान लीजिए कुछ कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हम खरीद लिए और मान लो दोबारा हम खरीदना चाहें भी तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या फिर एक्सपेंसिव हम लेना नहीं चाहते, तो ऐसा हो सकता है। तो लो इनकम ग्रुप आर not represented in that panel data. Some people do not want to take the trouble of keeping records of their purchases. Therefore, relevant data is not available. सारा जो भी कुछ खरीदते हैं, टाइम हुआ करता था जब लोग लिस्ट बना के रखते भी थे, अब हमेशा रिकॉर्ड नहीं होता। आप कौन सा चीज ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कम इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके मेमोरी में होती है, बट रिकॉर्ड्स आपके पास नहीं होता। जब ये रिकॉर्ड्स नहीं होता, फिर मार्केटिंग वाला जो आप टारगेट ऑडियंस को ये करने वाले हैं, ये जो कूपन देने वाले हैं, जो फ्री सैंपल्स देने वाले हैं, ये सब इफेक्टिव कैसे हो पाएगा? है पॉसिबल? नहीं है ना? दैट No, ma'am. No, ma'am. तो ये हमारा लिमिटेशन हो जाता है। एडवांटेजेस भी है, अच्छा खासा एडवांटेजेस होगा। यूज ऑफ स्कैनर टाइड to the central computer helps the panel members to record their purchase early. अब देखो, जब आप खरीदने जाते हो ना, कुछ भी मॉल वगैरह में लोगे या फिर कुछ ऐसे क्या शॉप से लो जहाँ आपका रिकॉर्ड पहले का रखा होता है, आप पहले वहाँ के कस्टमर थे या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ रिबेट दिया जाता है, Yes, ऐसा मिलता है। तो ये इसका एडवांटेजेस है कि रिकॉर्ड है उसके पास, आपके पास नहीं है तो उनके पास ही रिकॉर्ड है, उन्होंने अपना कस्टमर का रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ रिबेट देंगे। yes, ma'am. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिलायबिलिटी एंड स्पीड। अगर आप ऑलरेडी कस्टमर है तो आपको कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी और स्पीड भी, मतलब ज्यादा आपको सर्च करेगा बस, उससे आपको उसी में बिल करते चला जाएगा, तो बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला, Yes, ma'am. रिलायबिलिटी भी कहीं ना कहीं मेंटेन हो जाती है। पैनल कैन कंसिस्ट ओनली ऑफ सीनियर सिटीजन और चिल्ड्रन, ओनली चिल्ड्रन, ये भी हो सकता है। और हम सीनियर सिटीजन और चिल्ड्रन की बात ही क्यों करें, हर केस में यहाँ रखा जा सकता है कि पैनल डेटा अपना, अगर मान लो यंगस्टर्स के यूज का हम सामान बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका रहेगा, चिल्ड्रंस के लिए कर रहे हैं सेल तो उसका रहेगा, सीनियर सिटीजन के लिए कर रहे हैं तो उसका रहेगा, तो वो पैनल डेटा अपने अकॉर्डिंग वो बना सकता है। ये भी है कंज्यूमर मेल पैनल। कभी कभी, अभी हमारे इंडिया में तो बहुत ज्यादा नहीं है ये, लेकिन बाकी सारे कंट्रीज में देखोगे ना तो कंज्यूमर मेल पैनल भी होता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, कुछ प्रोडक्ट खरीदे तो आप उसको मेल में आंसर करके भेजो, आप सेटिस्फाइड हैं नहीं है,
तो ऐसा कुछ दिया जाता है, तो उसको आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये भी एक है कंज्यूमर मेल पैनल। ये हम लोगों को क्या दिखता है, कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हु आर विलिंग टू आंसर मेल क्वेश्चन, जो आंसर देना चाहें और कर सके उनकी बात है। बट ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है कुछ जगह, बट बहुत ज्यादा नहीं है ना। रिटेल एंड होलसेल डेटा, इसमें क्या होगा, और ये सारा का सारा डेटा कहाँ हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ या तो कंज्यूमर के पास है या तो शॉपकीपर के पास है, शॉपकीपर, बस, और किसी के पास ये डेटा नहीं है, क्योंकि आप हर इंसान से पूछने वाले केस नहीं है, रिकॉर्ड है, एक्सेल शीट में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मेंटेन रख रहा है, सो दैट ऑल आर सेकेंडरी डेटा। अब देखो होलसेल डेटा जो होगा और रिटेल डेटा में क्या डिफरेंसेस है। होलसेल में आपके यहाँ जो भी आया, जो शॉप, एक पर्टिकुलर होलसेलर है जो डिपार्टमेंटल स्टोर होगा बेसिकली, मान लो वो सारा सेल कर रहा है, और आपको सिर्फ होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस को समझने के लिए इस स्टडी को छोड़ के ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप पूरे इंडिया का देख रहे हैं, मान लो राइस व्हीट सेल होता है, ठीक है। अब होलसेल का जो प्राइस होगा राइस का ऑल ओवर इंडिया, इन बिहार, इन यूपी, आप जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र सब ले लो, हर जगह होलसेल प्राइस जो है वो ऐड करके एक जगह सम अप करो, उससे जो प्राइस इंडेक्स बनेगा वो होलसेल प्राइस इंडेक्स होगा। और उसमें होगा क्या, जो शॉपकीपर को आप सेल कर रहे हो या फिर इंडियन गवर्नमेंट जो ले रही है, उसके बेसिस पे उसका प्राइस जो भी है वो डिटरमाइन होगा। दूसरे केस में रिटेल में क्या होता है, अब हर जगह हर सबका तो प्रोडक्शन होता नहीं है, जैसे मान लो राइस की बात करें, इधर नॉर्थ में साउथ में बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा राइस का हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में अगर और या फिर साउथ में चले जाए, बहुत ज्यादा जगह तो उसका सेल होता नहीं है और यूज भी नहीं होता है, तो वहां पे जो प्राइस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। वीट का भी ऑल ओवर इंडिया में ही बात कर लें, वर्ल्ड तो शो ही हो, तो हर जगह आपका उसका यूज जो है वो अलग अलग होता है, प्रोडक्शन अलग अलग है, तो प्राइसेस अलग अलग होगा। अब हर जगह जो प्राइस होगा, जहाँ प्रोडक्ट होता है, मतलब जिसका वहाँ पे अगर हो रहा है, फार्मिंग हो रहा है, वो उसका प्राइस कम होगा, दूसरी जगह ज्यादा होगा। या फिर प्रोडक्ट मार्केटिंग के टर्म में ले लीजिए, तो जहाँ आपकी फैक्ट्री है, सपोज बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज आप देखते होंगे, इधर हमारा कोलकाता में अगर टेक्सटाइल फैक्ट्री देखें, उधर सूरत में देखें, तो सोर्स स्टेशन जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे प्राइसेस कम होगा एज कंपेयर टू जहाँ नहीं हो रहा, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लग रहा है, जो होलसेल से लेके खरीद के फिर गया है सेल करने दोबारा, तो उनका प्राइस लग जाएगा। तो अब क्या हो रहा है कि दोनों अलग अलग प्राइस आ रहा है। अब पूरे इंडिया में जो कंज्यूमर को, जो लास्ट इंसान खरीद के इस्तेमाल करने वाला है, उसका प्राइस अगर आप ले रहे हो तो वो रिटेल प्राइस हो गया, और पूरे में जहाँ प्रोडक्शन का प्राइस ले रहे हैं जो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, मोर और लेस वो उसी से रिलेटेड होता है, तो वो होलसेल हो गया। अब होलसेल प्राइस और कंज्यूमर प्राइस दोनों अलग होता है। जैसे देखिएगा, एक जीडीपी हम लोग डिफाइन जो करते हैं, या फिर कभी इकोनॉमिक्स कभी समझा हो तो ये देखिएगा, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर जो होता है वो हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर में आपको वो प्रोडक्शन का प्राइस मिल रहा है जो आपको गवर्नमेंट या फिर उससे रिलेटेड जो टर्म एज अ होलसेल आप ले रहे हैं वो। और रिटेल वाले में क्या होता है, जिसपे कंज्यूमर को मिल रहा है, रिटेल का इन शॉर्ट ये भी बोल सकते हो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, तो कंज्यूमर को जिस प्राइस में मिल रहा है वो रिटेल प्राइस है। अब दोनों में हम लोगों को देखना क्या है, दोनों का डेटा कलेक्शन करोगे तो ऑब्वियसली एक में आपको होलसेल डेटा कलेक्ट करना होगा, दूसरे में रिटेल डेटा कलेक्ट करना होगा। तो रिटेल डेटा में वही एमआरपी से रिलेटेड टर्म जो हम लोग लेते हैं वो हो जाता है, और दूसरे में होता है जो प्रोडक्शन हुआ है, जो प्रोडक्ट बना है, और रिटेल पे मैक्सिमम उतना पे सेल हो रहा है ना, तो मिनिमम जिस पे सेल हो रहा है वो होलसेल वाला टर्म है।
The procedure doesn't involve questioning people and also does not rely on their memory. This requires cooperation from the retailer to allow auditing to be carried out. Generally, retail auditing involves counting of stocks between consecutive visits. It involves inspection of goods delivered between visits. The stock of the product shop accurately counted during both the visit and the data on delivery are accurately taken by the records. तो टाइम एंड वो का रिकॉर्ड रख रहा है. देखो इन स्टॉक प्लस हाँ ये जो है इसको बता कैसे रहा है, सेल कंटेक्ट को ले रहा है जो हमारा इनिशियल स्टॉक है और जो डिलीवरीज ले रहे हैं बिटवीन सक्सेसिव विजिट्स, मतलब कितने लोग आ रहे हैं खरीद रहे हैं और आप कितना मतलब कितने टाइम पे दोबारा सामान सारा मंगवा रहे हो. तो ये बिटवीन डिलीवरीज बिटवीन सक्सेसिव विजिट्स माइनस सेकेंड टाइम स्टॉक, ये जो है वो डिफाइन करेगा सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल. और ये क्या होगा, रिटेल और होलसेल. बता सकते हो ये व्हाट इज इट? क्या मैम? इनिशियल स्टॉक है हमारे पास, डिलीवरीज कितना हुआ है बिटवीन सक्सेसिव विजिट्स, 2 सक्सेसिव विजिट्स माइनस 10 सेकेंड टाइम स्टॉक एंड दिस इज इक्वल टू सेल. तो ये सेल जो होगा वो कौन सा सेल है? होलसेल होगा. होलसेल. पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है ना. तब रिटेल हो जाएगा. डिपेंड करता है ना ये आप कलेक्ट कैसे कर रहे हैं. यस मान मैम. लीजिए अगर विजिट की बात कर रहे हैं तो अगर हम कंज्यूमर विजिट की बात कर रहे हैं तब वो तो होलसेल हो जाएगा ना. हाँ एक में रिटेल और एक में होलसेल दोनों टर्म आ सकता है. शॉप के पैनल की बात कर रहे हैं और कंज्यूमर के पैनल की बात कर रहे हैं. अगर शॉप के पैनल की बात कर रहे हैं तो वो पूरा होलसेल हो जाएगा. होलसेल हो जाएगा. इसका एडवांटेज है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन बिटवीन ऑडिट्स ऑन कंज्यूमर परचेज ओवर द काउंटर इन स्पेसिफिक यूनिट. ये तो खैर क्लियर ही है आपको. इट प्रोवाइड्स द डेटा ऑन शॉप परचेज, दैट इज द शॉप मेड बाय द रिटेलर बिटवीन द ऑडिट्स. और ये जो ऑडिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिकॉर्ड रख रहा है ना. यस मैम. और इसी ऑडिट के बेसिस पे अब ये मैन्युफैक्चरर कम्स टू नो द कॉम्पिटिटर व्हाट द कॉम्पिटिटर इज डूइंग हाउ इट एंड इट इज अ रिलायबल मेथड ऑब्वियसली. Experience is needed by the market researcher. Cooperation is required. ये जरूरी है. Experience is needed by the market researcher. Cooperation is required from retail shop. It is time consuming data. जो भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस केस में, रिटेल शॉप का भी हमें रिकॉर्ड चाहिए क्योंकि अगर आप होलसेल से कुछ मंगा रहे हैं तो आप जो सेल करने वाले हैं रिटेल वाले में तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका होलसेल वाला जो ये टोटल परचेज जो हम ये कैलकुलेशन करेंगे इन स्टॉक है, डिलीवरी बिटवीन सक्सेसिव लिमिट, सेकंड टाइम स्टॉक और जो सेल इस पे डिपेंड करता है. ये रिकॉर्ड रखने के लिए हमें करना क्या होगा, रिटेलर्स का हेल्प चाहिए क्योंकि रिटेलर्स का ज्यादा सेल होगा तो अकॉर्डिंगली ये भी चेंज हो जाएगा. ये है हमारा. एक बार इसको पढ़ के देखना ना, फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. यस मैम. सेकेंडरी डेटा वाला जो है बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, बस डेटा हम लोगों को कलेक्टेड मिलेगा स्टडी करना है और फिनिश तो हो ही जाएगा क्लास. एक क्लास और हाँ बस उसके बाद ज्यादा नहीं है. इसके बाद इसमें बस लैंग्वेज ही है जो बेसिकली हम लोगों को समझना है. बस डेटा कलेक्शन वाला. सेकेंडरी डेटा बोल रहे हैं ना, डेटा आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या उसका मीनिंग है, क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ. अब उसके बाद डेटा कलेक्शन के बाद एक्चुअल स्टडी शुरू होता है जो कि टोटली स्टैटिस्टिकल होगा. यस मैम. लोगों को जल्दी जल्दी मूव करना पड़ेगा. ठीक है फिर तो नेक्स्ट डे करते हैं. यस मैम. अटेंडेंस बना दीजिए. अटेंडेंस